मैं राकेश असम में सरकारी कॉलेज के एक हॉस्टल में हूं। मैं निरीक्षक हूं और 3 दिन पहले ही मैंने कॉलेज में ज्वाइन किया है। नौकरी की शुरुआत में ही ऐसी ग्रामीण जगह में मेरा तबादला हो गया, जिससे मैं थोड़ा विचलित हो गया हूं, क्योंकि मैं शहर में पला बड़ा हूं और इससे पहले कभी गांव नहीं देखा। गांव के माहौल में खुद को ढाल पाऊंगा या नहीं, इसको लेकर मैं काफी चिंतित हो गया हूं। लेकिन यहां आने के बाद इन 3 दिनों में मैं इस गांव की सुंदरता पर मोहित हो गया हूं। शहर की जिंदगी मुक्त एक शांति भरी जगह में मैं जैसे खो गया हूं। यहां के लोगों का सरल और सहज जीवन और गांव का मनमोहक वातावरण मेरे मन को शांति देता है। गांव कितना सुंदर हो सकता है, यह तब तक समझा नहीं जा सकता जब तक इसे अपनी आंखों से ना देखा जाए। इस गांव को स्वर्ग का एक हिस्सा कहना भी गलत नहीं होगा। बाबू, आप यहां हैं? मैं आपको पूरे हॉस्टल में ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूं। कमरे के अंदर अकेले अकेले अच्छा नहीं लग रहा था रघु दादा, इसलिए रात के आकाश की सुंदरता देखने के लिए छत पर आ गया। यहां इस तरह अकेले क्यों बैठे हैं? पूजा की छुट्टियों में घर चले जाते तो बाबू रिश्तेदारों से थोड़ा मिलना हो जाता। रिश्तेदार कहने को कोई है ही नहीं, बाकी दिनों में मेरा अपना कोई नहीं। और वैसे भी यहां से मेरे घर का रास्ता बहुत लंबा है, आने जाने में ही 2 दिन लग जाएंगे। पूजाओं की छुट्टी का आनंद अच्छे से नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए मैंने हॉस्टल में ही रहने का फैसला किया। अगर आप चाहें तो कुछ दिन मेरे घर में रह सकते हैं। बाबू, इसकी जरूरत नहीं है रघु दादा, मैं यहां बहुत खुश हूं। और वैसे भी आपका गांव बहुत सुंदर है। सारा दिन गांव घूमते घूमते मेरा समय कट जाएगा। आसमान में बिजली चमक रही है, लगता है अभी बारिश शुरू होगी। हाँ, मौसम बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाबू, कमरे में चलिए, मैंने आपके लिए टेबल पर खाना गर्म करके रखा है। लगता है इतने समय में खाना ठंडा हो गया होगा। ओह, अच्छा अच्छा, चलिए। बाबू, रात के समय कमरे से बाहर ना निकलें। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन करें, मैं ले आऊंगा। ठीक है रघु दादा? रघु दादा को विदा देकर मैं कमरे में आकर देखता हूं कि टेबल पर स्वादिष्ट खाना सजाकर रखा है। खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इतने लजीज खाने को देखकर मेरी भूख और बढ़ गई, इसलिए मैं खाने बैठ गया। हॉस्टल के अस्वास्थ्यकर खाने से मेरे मुंह का स्वाद लगभग खराब हो गया था। बहुत दिनों बाद घर जैसा खाना पाकर मैंने बहुत तृप्ति से खाया। अचानक दरवाजे पर तेज खटखट की आवाज से मैं डरकर उठ बैठा। इस समय मेरे कमरे में किसी के आने की कोई उम्मीद नहीं थी। पूजाओं की छुट्टियों के चलते हॉस्टल 5 दिन के लिए बंद है। सभी छात्र और शिक्षक अपने अपने घर चले गए हैं। मेरे और रघु दादा के अलावा पूरे हॉस्टल में और कोई नहीं है। लेकिन लगातार कोई बेचैनी से दरवाजा खटखटा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई संकट में है। मैं जल्दी से दरवाजे की ओर गया और दरवाजा खोला। देखा, एक बहुत सुंदर लड़की लाल कपड़े पहनकर खड़ी थी। लड़की के चेहरे पर बेचैनी और डर के भाव साफ झलक रहे थे। आप कौन हैं? इतनी रात में यहां कैसे आईं? मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे एक गिलास पानी दीजिए। ठीक है, अंदर आइए। मैंने एक गिलास पानी लाकर लड़की को दिया। लड़की ने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया।
आपका नाम क्या है? इतनी रात को हॉस्टल के अंदर आप कैसे आए? मैं प्रियंका, इस कॉलेज की छात्रा हूं। मैं हॉस्टल के अंदर ही थी। हॉस्टल के अंदर थी मतलब? मुझे तो पता है कि हॉस्टल के अंदर मैं और रघु दादा के अलावा कोई नहीं है। सब अपने अपने घर चले गए हैं, लेकिन मेरा तो जाने के लिए कोई जगह नहीं है। इस हॉस्टल में ही मेरी रहने की जगह है, इसलिए मैं यहीं रहती हूं। लड़की की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। लड़की के लिए मुझे बहुत दया आ रही थी। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। तो तुम यहां किस नंबर के रूम में रहती हो? 208 नंबर रूम में। ठीक है, तुम अपने रूम में जाओ, और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। लड़की के चले जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद किया और सोने चला गया। और तभी बाहर बहुत तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। आकाश में बिजली चमक रही थी और बादलों की गर्जना सुनाई दे रही थी। अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं बिस्तर से उठकर टॉर्च लाइट जलाकर बैठ गया। इस तूफानी रात में लड़की 208 नंबर के कमरे में बैठी थी। मैं अकेली जरूर बहुत डर रही होगी। चलो एक बार लड़की को देखकर आता हूं। मैं टॉर्च लेकर अपने कमरे से बाहर निकल गया और 208 नंबर का रूम ढूंढने लगा। लेकिन क्या अजीब बात है, 207 नंबर के रूम के बाद 209 नंबर का रूम दिख रहा था। पूरे हॉस्टल में ढूंढने पर भी 208 नंबर का रूम मुझे कहीं नहीं मिला। यह बात मुझे बहुत रहस्यमयी लगी। सुबह रघु दादा से यह बात जाननी होगी, यह सोचकर मैं अपने रूम में वापस लौट रहा था। और तभी मेरी नजर हॉस्टल के एकदम आखिरी कोने के कमरे पर पड़ी। थोड़ा पास जाकर देखा तो बहुत हल्के से 208 नंबर रूम लिखा हुआ था। मैंने दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाजा अपने आप नीचे से खुल गया। क्या अजीब बात है। मैं कमरे के अंदर गया और देखा कि उस कमरे में लड़की नहीं थी, और होने का सवाल ही नहीं उठता था। कमरा बहुत जीर्ण शीर्ण और पुराना लग रहा था। कमरे के अंदर धूल और गंदगी की मोटी परत जमी हुई थी। देखते ही समझ आ रहा था यहां कोई भी लोग नहीं हो सकते। मुझे नहीं पता कि यह एक परित्यक्त कमरा है। लड़की ने मुझसे झूठ क्यों बोला? तूफानी बादलों का स्तर बढ़ रहा है। बादलों की गड़गड़ाहट तेज हो रही है। ऐसा क्यों है कि मेरे मन में अज्ञात के लिए डर महसूस हो रहा है? कारण मेरी छाती डर से कांप रही है। मैं बिस्तर पर लेट गया हूं और सोने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनी। मैं उठकर बैठ गया और घड़ी की तरफ देखा। प्रियंका फिर आई। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। क्या आश्चर्य हुआ, जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे कोई नहीं दिखा। मैं ऊब गया और दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर बैठ गया। और तभी मैंने फिर से दस्तक सुनी। मैं चौंक गया। मैं बहुत डर गया। दरवाजा खटखटाने के लिए समय पर दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हुई। गति बढ़ती जा रही है और डर लग रहा है। मैं दरवाजे की ओर बढ़ता हूं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस बार मैंने दरवाजा खोला और मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे नहीं पता जब भी मैं दरवाजा बंद करना शुरू करता हूं तो मेरे साथ क्या हो रहा है। लड़की ने बहुत जोर से दरवाजा खटखटाया। लड़की मुस्कुराते हुए मेरे कमरे में दाखिल हुई। मुझे नहीं पता था कि लड़की में इतनी ताकत होती है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? प्रियंका, 208 नंबर में कोई नहीं रहता, इसीलिए मैं यहां रह सकता हूं। मैं हूं, यह झूठ नहीं है, मैंने नहीं कहा। लेकिन यह एक परित्यक्त कमरा था। यदि इसे परित्यक्त नहीं किया गया होता और मैं वहां रह सकता था। मैं आपको जानता हूं। मुझे पता है कि आप मुझे ढूंढ रहे थे, क्योंकि बिजली चली गई थी, लेकिन आप मुझे ढूंढ नहीं पाए। ऐसा कैसे हुआ?
सर, जब बिजली चली जाती है तो मैं शिकार के लिए निकल जाता हूं। बाहर आओ। मेरा मतलब है। इतने सारे सवालों से अचानक मेरा दिमाग गर्म हो गया। लड़की की चीख सुनकर मैं डर के मारे उछल पड़ी। तभी लड़की ने अपना लंबा हाथ निकाला और डेस्क से पानी का गिलास उठाकर तुरंत पी लिया। चेहरा खराब हो गया। जो कपड़े उसने पहने थे वो सफेद हो गए। लड़की का आधा चेहरा जल गया। उसकी आंखें घूम रही थीं। खून बह रहा था। यह कोई इंसान नहीं है, यह एक प्रेतात्मा है। डर के मारे मेरे सीने के अंदर पानी सूखने लगता है। गला सूखकर लकड़ी जैसा हो जाता है। हाथ पांव कांपने लगते हैं। मुझे छोड़ दो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? यहां क्यों पड़े हो? मुझे अकेला क्यों नहीं रहने दे रहे हो? मौका मिलते ही तुम लोग मुझे तंग करने चले आते हो। जब मैंने मदद के लिए गिड़गिड़ाया, रोया, चिल्लाकर तुम्हें पुकारा, तब तुम में से कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। तो अब क्यों यहां पड़े हो? अब तो मैं तुम में से किसी की मदद नहीं चाहता। थोड़ा सा अकेला रहना चाहता हूं, लेकिन यह अब मुमकिन नहीं हो रहा। दूसरे लोग छुट्टी पर घर चले गए हैं और तुम मुझे तंग करने यहां पड़े हो। ठहरो, ठहरो। आज तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगा। प्रेतात्मा ने मुझे कसकर पकड़ लिया, मुझे जमीन से ऊपर उठा दिया। मेरा दम घुटने लगा। फिर मुझे और कुछ याद नहीं। अगले दिन सुबह जब मुझे होश आया तो देखा कि मैं बिस्तर पर लेटा हूं। मेरे पास रघु दादा बैठे हैं। मैं एक झटके में बिस्तर से उठकर बैठ गया। रघु दादा, मेरे साथ ये क्या हो गया? कई साल पहले जब मैंने नई नौकरी ज्वाइन की थी तो दुर्गा पूजा की छुट्टियों में हॉस्टल के सारे छात्र अपने अपने घर चले जाते थे। लेकिन तब इस हॉस्टल में एक अनाथ लड़की रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। क्योंकि उस लड़की के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वे हॉस्टल में ही रह जाती थी। एक दिन किसी तूफानी और बारिश भरी रात में लड़की के कमरे में बिजली के झटके से आग लग गई। लड़की ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन हॉस्टल में कोई नहीं था, इसलिए उसकी चीखें कोई नहीं सुन पाया। लड़की का शरीर जलकर राख हो गया। तब से हर दुर्गा पूजा की छुट्टियों में उस लड़की को इस हॉस्टल में देखा जाता है, और कभी कभी तूफानी और बारिश भरी रातों में भी। बाबूजी, आपकी किस्मत अच्छी है। भगवान की कृपा से आप अभी भी जिंदा हैं। सारी घटना सुनकर मेरी रोंगटे खड़े हो गए। उसी दिन मैंने नौकरी छोड़ दी और दूसरे जगह चला आया। आज भी उस लड़की के लिए मुझे बहुत अफसोस होता है।